हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मधुर भाषण। भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्षों से जहाँ से तहाँ बने हुए हैं। भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्षों से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आ रहा है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल पर न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे सबसे अधिक सबल हो गया है। अर्थात इंसान ने भाषा पर अपना अधिकार स्थापित किया है और आज भाषा के बल पर वो इतना विद्वान हो गया है और उन्नति के शिखर पर पहुंच चुका है। और बिना भाषा के आप देखिए जानवर जहां के तहां बने हुए हैं। इतने पंच महाभूत को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, अर्थात इंसान समाज में रह सकता है। किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूहों को मिला देता है। रूहों यानी कि आत्माओं को। और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है, अर्थात उनके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा कर सकता है। अर्थात अगर हम मधुर वचन बोलें तो हम आपस में बहुत अच्छे मित्र बन सकते हैं, लेकिन कटु वचन से क्या होता है? ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि मधुर भाषण किसे कहते हैं? साधारणतः जो वस्तु मनोकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। अर्थात जो बोली बोलने से किसी का मन प्रसन्न हो, वही मधुर भाषा है। माधुर्य भाव का भी गुण है। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। अर्थात वचनों में ऐसा खिंचाव होता है कि कोई भी आपकी ओर खींचा चला सकता है। एक ही बात को हम कण कटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। बाणभट्ट जब मरने वाले थे तब यह प्रश्न उठा कि उनकी अधूरी कादंबरी कौन पूरी करेगा। उन्होंने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष पड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। बड़े लड़के ने कहा, शुष्क कांठ तिष्ठ थेगे। दूसरे ने कहा, नीरस तरुवम विसलती परतः। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजक की बात। साधारण बोल भाषा में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है, वह सच्चा साहित्यिक है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोषक और चाल ढाल पर निर्भर करता है। किंतु वेश भरे कंटक घंटों की संसार में कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता तब तक स्थायी नहीं होता। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है। अर्थात एक मधुर भाषी वही इंसान है जो जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो। किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं। कटुभाषी यानी कि जिनके कठोर वचन हो। कठोर वचन वाले लोगों से लोग बात करने से डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और वह भाषा की शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होता है। भाषा की सार्थकता इसी से है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके।
जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे भाव भी शिष्ट मधुर हों, नहीं तो मुलम्मे के सिक्कों की भांति बेकार रहेंगे। हृदय की मलिनता यानी कि स्वच्छता। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता। वचन के अनुकूल जब कर्म होते हैं तभी मनुष्य वृद्ध बनता है। वचन के अनुकूल जब कर्म होते हैं तभी मनुष्य वृद्ध बनता है। मनुष्य के चरित्र के असली परिचायक उसके कर्म ही होते हैं, अर्थात इंसान का असली परिचय उसके कर्म यानी कि उनके काम देते हैं, केवल थोथली बातें नहीं। किंतु बिना मधुर वचनों के लोग दूसरों के सद्व्यवहार का भी लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। मानो ही महत्ता धनम, अर्थात मान ही बड़े आदमियों का धन होता है। जो लोग बिना मान के दान देते हैं उनका दान स्वीकार नहीं होता, अर्थात फेंके गए रुपए कोई नहीं उठाना चाहता। श्रद्धा के साथ अगर आप किसी की मदद करना चाहें तो हर कोई ग्रहण करेगा। मान का पान भी बहुत होता है और रहीम के शब्दों में अमी पियावे मान बिनु सो नर मोही ना सुहाए। मिष्ट भाषण समझा सेवक का एक आवश्यक गुण हो जाता है। यह गुण जन्म से प्राप्त होते हैं, किंतु शिक्षा द्वारा भी ऐसे शुभ अभ्यास और संस्कार बनाए जा सकते हैं। मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। सामंजस्यता यानी कि आपसी तालमेल। अर्थात इंसान के अंदर ऐसे संस्कार होने चाहिए, उसकी वाणी में इतनी शुद्धता होनी चाहिए, तभी वो लोगों के बीच में एक श्रेष्ठ मनुष्य कहलाएगा। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है, क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती हैं, फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्वक व्यवहार की भी आवश्यकता है। विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है सजनोचित अव्यवहार। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। इनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। शिष्टाचार वाणी का भी होता है और व्यवहार का भी। वाणी के शिष्टाचार में अपनों से बड़ों को आप कहना, आप क्या कहते हैं के स्थान पर आपकी क्या आज्ञा है आदि वाक्य अधिक वांछनीय समझे जाते हैं। वांछनीय यानी कि उपयोगी। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टाचार का परिचायक है। इससे हम छोटे नहीं हो जाते, कृपया शब्द लगाने से बड़े बनते हैं। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी ज़रूरी है। जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात ना कही जाए जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन लोगों का पहला कर्तव्य है। जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए और उसके संबंध में ऐसा कोई शब्द भी नहीं कहना चाहिए जिससे प्रकट हो कि यह काम अन्य में सख्त से किया जा रहा है या उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है। या तो कोई वस्तु ना दे और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ। कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ वचने दरिद्रता नहीं आनी देनी चाहिए। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध नहीं आनी चाहिए। इनकार मजबूरी के कारण होना चाहिए, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक। इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है और शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी। प्राय लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं, जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। घर वालों को तो जुड़ता नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाएं। इनकार करने में जो बातें कही जाए उनमें परायेपन का भाव नहीं आने देना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। कहना चाहिए, मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ा। आपने यहाँ आने या मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा ना कर सका।
वार्तालाप में हमको व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना चाहिए। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट नहीं होनी चाहिए, किंतु वह नपीतुली हो सकती है। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव नहीं रहना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझ देना समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध की तरह ही वार्तालाप करते हैं। ये बुरा नहीं है, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। अर्थात शिष्टता आपके व्यवहार में होनी चाहिए, आपकी बोली में होनी चाहिए, आपके वचनों में होनी चाहिए। अगर आपको किसी बात का इनकार करना है किसी को, तो वो भी शिष्टता के साथ किया जा सकता है। उसके लिए कटु वचनों का प्रयोग क्यों करना। तो बच्चों इस पाठ का मौलिक ज्ञान जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में भाषा या वाणी की मधुरता के महत्व का वर्णन है। बच्चों, इस पाठ में हमें बताया गया है कि हमें अपनी वाणी को मधुर बनाए रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस पाठ से सीख लेंगे और अपनी वाणी में मधुरता ज़रूर लाएंगे, वो होगी भी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।